डियर स्टूडेंट्स, आज की इस ब्रांच अकाउंट्स की क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। टुडे विल डिस्कस अबाउट फॉरेन ब्रांचेस। फॉरेन ब्रांचेस के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि फॉरेन ब्रांच का जो ट्रायल बैलेंस है उसको किस प्रकार से हेड ऑफिस की करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है, और इसके साथ साथ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक ऑफ फॉरेन ब्रांचेस। फॉरेन ब्रांचेस, विदेशी शाखाएं। विदेशी शाखाएं वे होती हैं जो विदेश में खोली जाती हैं। जब कोई बिजनेसमैन या कोई बिजनेस फर्म या कंपनी अपने बिजनेस को विस्तार देने के उद्देश्य से बिजनेस की शाखाएं विदेश में खोलते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये शाखाएं, ये ब्रांचेस अपना ट्रायल बैलेंस विदेशी मुद्रा में हेड ऑफिस को भेजती हैं। उदाहरण के लिए, आपका हेड ऑफिस इंडिया में है और आप अपनी ब्रांच अमेरिका में खोलते हैं, तो अमेरिका में जो आपकी ब्रांच है वो ब्रांच आपको ट्रायल बैलेंस भेजेगी और उस ट्रायल बैलेंस में सभी आइटम्स डॉलर में लिखी होती हैं, क्योंकि अमेरिका में जो भी लेन देन होते हैं वो डॉलर में होते हैं। तो इस ट्रायल बैलेंस को सबसे पहले हमने इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना होता है, ताकि हम इस विदेशी शाखा के तलपट को हेड ऑफिस के तलपट में सम्मिलित कर सकें, इनकॉर्पोरेट कर सकें। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह पैदा होता है कि विदेशी शाखा के तलपट की राशियों को प्रधान कार्यालय की मुद्रा में, करेंसी में कैसे परिवर्तित किया जाए। फॉरेन ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को हेड ऑफिस की करेंसी में परिवर्तित करने की दो पद्धतियाँ यहाँ पर दी गई हैं। पहली जो पद्धति है, पहला जो मेथड है वो है फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज मेथड, स्थिर विनिमय दर पद्धति। यदि हेड ऑफिस और फॉरेन ब्रांच की मुद्राओं की विनिमय दरों में काफ़ी स्थिरता होती है, या कहिए कि वो बहुत कम परिवर्तनशील हैं, रेट ऑफ एक्सचेंज है उसमें चेंज बहुत कम देखने को मिलता है, तो ऐसी स्थिति में ब्रांच के ट्रायल बैलेंस में दिए गए सभी अमाउंट्स को बदलने के लिए इस मेथड का प्रयोग किया जाता है। इस मेथड के अंतर्गत दो आइटम्स को छोड़ करके शेष सभी आइटम्स को फिक्स रेट के ऊपर चेंज कर दिया जाता है। तो वो दो आइटम्स ये हैं कि बैलेंस ऑफ हेड ऑफिस अकाउंट, प्रधान कार्यालय खाते का शेष। हेड ऑफिस अकाउंट के शेष को उसी राशि पर परिवर्तित किया जाएगा, चेंज किया जाएगा जो राशि प्रधान कार्यालय की पुस्तकों में ब्रांच अकाउंट के बैलेंस की होती है। और ठीक इसी प्रकार से जो सेकंड आइटम है, रेमिटेंसेस बाय ब्रांच, शाखा द्वारा भेजी गई राशियाँ, इन्हें भी उन्हीं राशियों पर परिवर्तित किया जाएगा जो राशियां प्रधान कार्यालय ने ब्रांच से प्राप्त राशि, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच के रूप में अपनी पुस्तकों में दिखाई हुई हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट मेथड। इस मेथड में हमने जाना कि दो आइटम्स को छोड़ करके, एक तो बैलेंस ऑफ हेड ऑफिस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, एक है रेमिटेंसेस बाय ब्रांच इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। इन दो आइटम्स को छोड़ करके बाकी से सभी राशियों को फिक्स रेट ऑफ एक्सचेंज के ऊपर परिवर्तित कर दिया जाता है। और इस मेथड को तभी प्रयोग किया जा सकता है जब हेड ऑफिस और ब्रांच की करेंसीज के रेट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन वहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, लगभग उनमें स्थिरता रहती है। और अब दूसरा मेथड हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फ्लैक्चुएटिंग रेट ऑफ एक्सचेंज मेथड, परिवर्तनशील विनिमय दर पद्धति। इस पद्धति का प्रयोग उस समय किया जाता है जब हेड ऑफिस और फॉरेन ब्रांच की मुद्राओं की विनिमय दरें शीघ्रता से समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं। जो एक्सचेंज रेट्स हैं उनमें परिवर्तन बहुत अधिक देखने को मिलता है, तब इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत ब्रांच के ट्रायल बैलेंस की राशियों को परिवर्तित करने के लिए तीन दरों का प्रयोग किया जाता है। तीन रेट्स यहाँ पर रहते हैं और वो तीन रेट्स आप देख रहे हैं। फर्स्ट है ओपनिंग रेट, सेकंड हम देख रहे हैं क्लोजिंग रेट, और थर्ड है एवरेज रेट। ये तीन दरें क्वेश्चन में दी रहती हैं और कौन सी मद को किस दर से हमने परिवर्तित करना है ये ध्यान देने की बात होती है। तो यहाँ पर हम ब्रांच के ट्रायल बैलेंस की आइटम्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ट्रायल बैलेंस की किस आइटम को किस रेट से हम परिवर्तित करेंगे। तो फर्स्ट आइटम यहाँ पर हम देख रहे हैं ओपनिंग स्टॉक है, प्रारंभिक रहतिया। तो ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग रेट पर कन्वर्ट किया जाता है
और जो सेकंड आइटम यहाँ पर देख रहे हैं हम, क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया। तो क्लोजिंग स्टॉक को क्लोजिंग रेट पर परिवर्तित किया जाता है। और जो थर्ड आइटम आप देख रहे हैं, फिक्स एसेट्स, स्थायी संपत्तियाँ। तो फिक्स एसेट्स को उस रेट पर कन्वर्ट किया जाता है जो एसेट को परचेज करते समय थी, या कहिए कि परचेज का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें जो रेट प्रचलित था उसी रेट के ऊपर फिक्स एसेट्स को कन्वर्ट किया जाता है। या फिर एसेट के संबंध में जो पेमेंट की गई उस समय जो दर थी, उस समय जो रेट था, उस रेट पर फिक्स एसेट्स को कन्वर्ट किया जाता है। और यदि ये रेट्स क्वेश्चन में ना दिए हों तो यह मान करके कि फिक्स एसेट्स को वर्ष के प्रारंभ में क्रय किया गया था तो उन्हें ओपनिंग रेट पर, प्रारंभिक दर पर कन्वर्ट किया जाना चाहिए। और जो फोर्थ पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं, दैट इज फिक्स्ड लाइबिलिटीज, स्थायी दायित्व। तो फिक्स लाइबिलिटीज़ को उस रेट पर कन्वर्ट करना चाहिए जिस समय ये फिक्स लाइबिलिटीज़ क्रिएट हुई थी। यदि उस समय का रेट क्वेश्चन में ना दिया हो तो फिक्स लाइबिलिटीज़ को ओपनिंग रेट पर हमने कन्वर्ट करना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़, चालू संपत्तियाँ व चालू दायित्व। तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को हमने उस रेट पर कन्वर्ट करना चाहिए जो रेट बैलेंस शीट बनाने की तिथि को अवेलेबल थी। यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को क्लोजिंग रेट पर परिवर्तित किया जाना चाहिए, क्योंकि बैलेंस शीट जो बनाई जाती है वर्ष के अंत में, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में उसे बनाया जाता है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हेड ऑफिस करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ का मूल्य उस दिन जानना चाहता है जिस दिन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तैयार किया जाना है। जैसा कि आप जानते हैं, करंट एसेट्स में हम कैश को शामिल करते हैं, डेटर्स को शामिल करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को शामिल करते हैं, बिल्स रिसीवेबल्स को शामिल करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस एटसेट्रा। इन सभी आइटम्स को हम करंट एसेट्स में शामिल करते हैं। ठीक इसी प्रकार से करंट लाइबिलिटीज़ में हम क्रेडिटर्स को शामिल करते हैं, बिल्स पेबल को शामिल करते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट को शामिल करते हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई भी है जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज हैं, तो इन सब आइटम्स को यहाँ पर करंट लाइबिलिटीज़ में शामिल किया जाता है। तो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ को हम क्लोजिंग रेट पर यहाँ पर कन्वर्ट करते हैं। और फिर सिक्स्थ पॉइंट आप देख रहे हैं, डेप्रिसिएशन का है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का संबंध, ह्रास का संबंध फिक्स एसेट से होता है, इसलिए डेप्रिसिएशन को भी उसी दर पर, उसी रेट पर कन्वर्ट किया जाना चाहिए जिस रेट पर स्थायी संपत्तियों को, फिक्स एसेट्स को कन्वर्ट किया जाता है। और सेवंथ पॉइंट हम देख रहे हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, अप्राप्य व संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन। क्योंकि ये आयोजन, ये प्रोविजन डेटर्स के ऊपर बनाया जाता है, डेटर्स से इसका संबंध रहता है, और इसलिए इस प्रोविजन को उसी दर पर परिवर्तित किया जाना चाहिए जिस दर पर डेटर्स को परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि डेटर्स को हम करंट एसेट्स में शामिल करते हैं, और करंट एसेट्स को अभी अभी जैसे बताया कि क्लोजिंग रेट के ऊपर उनको परिवर्तित किया जाता है, तो इसलिए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स को भी क्लोजिंग रेट पर ही परिवर्तित किया जाना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं, रिवेन्यू आइटम्स, आयगत मदें। तो रिवेन्यू आइटम्स में एक्सपेंसेस और इनकम्स को हम शामिल करते हैं, और इसमें जैसे कि डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स है, इन आइटम्स को छोड़ करके जो शेष आयगत मदें हैं, रिवेन्यू आइटम्स हैं, जैसे कि परचेजेज की आइटम है, वेजेज है, फ्रेट है, सेल्स है, सैलरीज हैं, रेंट है, कमीशन रिसीव्ड है, इन सब आइटम्स को एवरेज रेट पर हम कन्वर्ट करते हैं। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये मान लिया जाता है इन सभी आइटम्स में जो व्यवहार हुआ वो पूरे वर्ष भर वो चलता रहा, और इसीलिए इनके ऊपर एवरेज रेट हम लगाते हैं। और फिर नाइन्थ पॉइंट हम यहाँ पर देख रहे हैं, रेमिटेंसीज बाय ब्रांच, शाखा द्वारा भेजी गई राशियाँ। तो ये शाखा द्वारा जो राशियाँ भेजी जाती हैं, इन्हें किसी भी रेट पर कन्वर्ट नहीं किया जाता है, बल्कि उस राशि से परिवर्तित किया जाता है जो राशि हेड ऑफिस ने ब्रांच से प्राप्त राशि के रूप में अपनी पुस्तकों में दिखाई हुई है। तो जो राशि हेड ऑफिस ने दिखा रखी है उसी राशि पर इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है,
यहाँ पर रेट की आवश्यकता नहीं रहती है। और ठीक इसी प्रकार से हेड ऑफिस अकाउंट, प्रधान कार्यालय खाता, तो ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट होता है, तो इस खाते को भी उसी राशि पर कन्वर्ट किया जाता है जो राशि हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट के शेष की है, क्योंकि सेम यहाँ पर राशि वो रहती है, सेम बैलेंस रहता है। हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का खाता रहता है और ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का खाता रहता है, तो यहाँ पर रेट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि जो राशि हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच अकाउंट में लिखी हुई है वही राशि हेड ऑफिस अकाउंट के लिए लिखी जाती है। तो ये कुछ नियम ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट करने के संबंध में यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं। अगर संक्षिप्त में हम देखें, ब्रीफ में हम देखें, तो ये नियम इस प्रकार से हैं। जो ओपनिंग रेट हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है वो जो है ओपनिंग स्टॉक के ऊपर लगाया जाएगा। फिक्स एसेट्स हैं और डेप्रिसिएशन उनके ऊपर जो लगती है उनके संबंध में ओपनिंग रेट यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और फिक्स लाइबिलिटीज़ हैं उनके ऊपर भी ओपनिंग रेट यहाँ पर लगाया जाता है। और ठीक इस प्रकार से जो क्लोजिंग रेट हैं वो करंट एसेट्स पर, इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर्स, सभी करंट एसेट्स के ऊपर क्लोजिंग रेट यहाँ पर लगता है। और जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं उन पर भी क्लोजिंग रेट हम जो है लगाते हैं। और जो एवरेज रेट है, एवरेज रेट सभी रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, सभी रेवेन्यू आइटम्स के ऊपर ये लगाया जाता है। सिर्फ डेप्रिसिएशन की जो राशि है और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स की राशि है उसको छोड़ करके हम जो है सभी के ऊपर एवरेज रेट हम लगाते हैं। और जितने भी रेवेन्यू इनकम्स हैं सभी आइटम्स के ऊपर एवरेज रेट यहाँ पर लगाया जाता है। तो इस प्रकार से ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को हम हेड ऑफिस की करेंसी में चेंज कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। और परिवर्तन के उपरांत जो कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस होगा, परिवर्तित तलपट, तो उसका जोड़ डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का वो मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि तलपट की विभिन्न आइटम्स को विभिन्न दरों पर हमने परिवर्तित किया है। तो तलपट को मिलाने के लिए जिस साइड में कम जोड़ रहता है कि डेबिट साइड का जोड़ कम रह गया, तो वहाँ पर हम राशि लिख देते हैं और उसके सामने लिखते हैं डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट, या फिर लिखते हैं एक्सचेंज सस्पेंस अकाउंट। और क्रेडिट साइड में अंतर रह जाता है तो क्रेडिट साइड में इस अकाउंट का नाम लिख दिया जाता है एक्सचेंज सस्पेंस अकाउंट या डिफरेंस इन एक्सचेंज अकाउंट। तो फिर जो ये डिफरेंस लिख करके हम ट्रायल बैलेंस का मिलान कर लेते हैं। और बाद में जब बैलेंस शीट तैयार की जाती है तो बैलेंस शीट में इस खाते को वहाँ पर लिख देते हैं। यदि यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड का जोड़ कम है तो इस खाते को हम एसेट साइड में लिख देते हैं। और यहाँ पर यदि क्रेडिट साइड का जोड़ कम है तो इस खाते को हम लायबिलिटी साइड में वहाँ पर लिख देते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि यदि इस खाते का जो बैलेंस है वो बिल्कुल ही नाम मात्र बैलेंस है तो इस खाते को हम बैलेंस शीट में ना लिख करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंतर्गत ही लिख देते हैं। तो ये हमने एक्सचेंज रेट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। और अब एक क्वेश्चन हम देख रहे हैं। कर्लिन एंड कंपनी हैज़ इट्स हेड ऑफिस एट न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेड ऑफिस है, एंड द ब्रांच एट मुंबई इंडिया। तो ब्रांच है मुंबई में, इंडिया में है। तो मुंबई ब्रांच सेंड्स इट्स ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2004 टू न्यूयॉर्क विच इज एज फॉलोज। तो यहाँ पर ब्रांच का ट्रायल बैलेंस दिया गया है। ब्रांच ने अपना ट्रायल बैलेंस न्यूयॉर्क में भेज दिया है। और जैसा कि आप जानते हो ट्रायल बैलेंस में यहाँ सभी राशियाँ इंडियन रुपीज़ में लिखी गई हैं। अगर आप नोट कर सकते हैं तो इन आइटम्स को नोट भी कर लें ताकि क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। सबसे पहली आइटम यहाँ पर हम देख रहे हैं न्यूयॉर्क ऑफिस अकाउंट। तो हेड ऑफिस का खाता है, ये ब्रांच की बुक्स में है और ये ₹1,60,000 क्रेडिट बैलेंस यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस ही होता है हेड ऑफिस के अकाउंट का। और फिर बैंक बैलेंस यहाँ पर है ₹42,000, ये डेबिट साइड का बैलेंस है। और फिर सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स यहाँ पर दिए गए हैं ₹63,000 एंड 52,500। और फिर बिल ऑफ एक्सचेंज की राशियाँ यहाँ पर दी गई हैं ₹21,000 एंड 31,500। परचेजेज एंड सेल्स की राशियाँ यहाँ पर दी गई हैं क्रय और विक्रय की ₹2,05,000 एंड
2,66,500, wages and salaries rupees 20,500, rent rates and taxes rupees 25,625, sundry expenses rupees 5,125, stock on 1st April 2003 rupees 40,000, prepaid expenses rupees 1,050, computers rupees 80,000, फर्नीचर रुपीज़ 7,200। तो ये ट्रायल बैलेंस ब्रांच ने न्यूयॉर्क हेड ऑफिस के पास भेजा है। और डेबिट साइड का जोड़ यहाँ पर देख रहे हैं, क्रेडिट साइड का जोड़ ये इक्वल है रुपीज़ 5,10,500। और फिर आगे लिखा है अनसोल्ड स्टॉक एट मुंबई ब्रांच ऑन 31 मार्च 2004 वाज वर्थ रुपीज़ 52,500। तो मुंबई शाखा के पास 31 मार्च 2004 को जो बिना बिका स्टॉक रह गया है वो 52,500 का है। मुंबई ब्रांच अकाउंट इन द न्यूयॉर्क ऑफिस बुक्स शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ $4,000। और आगे यहाँ पर लिखा है द रेट ऑफ एक्सचेंज में बी टेकन एज फॉलोज ऑन 1st April 2003 एट द रेट ऑफ ₹40 पर $। तो ओपनिंग रेट यहाँ पर दिया है ये 1 अप्रैल 2003 को 40 रुपये में $1 यहाँ पर मिलता है। और सेकंड रेट यहाँ पर है ऑन 31 मार्च 2004, ये क्लोजिंग रेट यहाँ पर दिया गया है एट द रेट ऑफ ₹42 पर $। तो 42 रुपये में $1 यहाँ पर मिलता है। और जो थर्ड रेट यहाँ पर दिया गया है एवरेज एक्सचेंज रेट फॉर द ईयर एट द रेट ऑफ ₹41 पर $। तो एवरेज रेट यहाँ पर ₹41 का दिया हुआ है। और आगे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस की बुक्स में हमने ब्रांच का ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना है और बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम जो ब्रांच का कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस वो तैयार करेंगे। रुपीज़ में जो आइटम्स दी गई हैं उनको हम डॉलर में कन्वर्ट करेंगे और फिर जो भी बैलेंसिंग फिगर रहेगा उसको हम एक्सचेंज सस्पेंस अकाउंट में वहाँ पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। और अब ट्रायल बैलेंस की प्रत्येक आइटम को हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे $। में। सबसे पहली आइटम हम यहाँ पर देख रहे हैं न्यूयॉर्क ऑफिस अकाउंट, इनके हेड ऑफिस का अकाउंट ये है। और ट्रायल बैलेंस में इसका जो बैलेंस दिया गया है रुपीज़ 1,60,000 का दिया गया है। और इसके संबंध में कोई रेट ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर हमने लागू नहीं करना है, बल्कि जो अमाउंट यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है वही अमाउंट हमने यहाँ पर लिखना है। तो $4,000 यहाँ पर दिया गया है अमाउंट, ये हमने यहाँ पर लिखना है। फिर बैंक बैलेंस है। तो बैंक बैलेंस आप देखते हैं करंट एसेट्स में ये आइटम रहती है और 42,000 को यहाँ पर हमने कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जो क्लोजिंग रेट है बैलेंस शीट जिस दिन बनाई जाएगी वही रेट यहाँ पर लागू किया जाता है। तो 42 रुपीज़ का रेट है, तो 42 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। तो $1,000 यहाँ पर अमाउंट हमारा आया है। ठीक इसी प्रकार से सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स के आइटम है, तो इनको भी क्लोजिंग रेट के ऊपर यहाँ पर कन्वर्ट किया जाता है। तो 42 का रेट जो क्लोजिंग यहाँ पर है और $, यहाँ पर आ गए हैं 1,500। और जो क्रेडिटर्स के लिए $, यहाँ पर लिखे गए हैं 1,250। बिल ऑफ एक्सचेंज की राशि है बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल की, इनको भी क्लोजिंग रेट पर यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है। और आप देख रहे हैं जो बिल्स रिसीवेबल हैं 21,000 रुपीज़ के हैं और 42 से इनको डिवाइड किया गया है और इस प्रकार से $500 यहाँ पर राशि ये लिखी गई। ठीक इसी प्रकार से बिल्स पेबल को यहाँ कन्वर्ट करके $750 का अमाउंट यहाँ पर लिखा गया है। फिर परचेजेज एंड सेल्स की बात है। तो परचेजेज और सेल्स जैसा कि आप जानते हैं ड्यूरिंग द ईयर ये आइटम चलती रहती हैं और इनको कन्वर्ट किया जाता है एवरेज रेट के ऊपर। तो 41 रुपीज़ का रेट इनके लिए यहाँ पर दिया गया है, आप देख रहे हैं। तो परचेजेज को कन्वर्ट कर दिया है और $5,000 आप देख रहे हैं डेबिट में लिखा गया है। और सेल्स के लिए $6,500 यहाँ पर लिखा गया है। तो इस आइटम को भी एवरेज रेट के ऊपर यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया गया है। फिर वेजेज एंड सैलरीज की बात है। वेजेज एंड सैलरीज की आइटम यहाँ पर दी गई है ₹20,500। तो इसको भी हमने एवरेज रेट पर कन्वर्ट करना है और एवरेज रेट पर कन्वर्जन के उपरांत ये $500 यहाँ पर आइटम बनती हैं
और ये डेबिट साइड में यहाँ पर लिखी गई है। फिर रेंट रेट एंड टैक्सेस की आइटम है ₹25,625, तो इसको भी एवरेज रेट के ऊपर यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है और $625 यहाँ पर डेबिट साइड में आप देख रहे हैं। और फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस को, क्योंकि ये एक्सपेंसेस भी ड्यूरिंग द ईयर होते रहते हैं, इसलिए इनके ऊपर भी एवरेज रेट यहाँ पर लगाया गया है। तो ₹5,125 को डिवाइड किया गया है 41 से और ये अमाउंट यहाँ पर आ गया $1 में 125। फिर आगे स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2003 ओपनिंग स्टॉक ये दिया गया है 40,000 का और यहाँ पर ओपनिंग रेट ऑफ कन्वर्जन लागू होगा, दैट इज़ ₹40 पर डॉलर। तो 40 से इसको डिवाइड कर दिया हमने, तो $1000 यहाँ पर आप देख रहे हैं डेबिट साइड में। और फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स की एक आइटम है और इसको हमने क्लोजिंग रेट के ऊपर कन्वर्ट करना है। तो ₹1050 को 42 से यहाँ पर डिवाइड किया गया है और $25 आप यहाँ पर देख रहे हैं डेबिट साइड में। और फिर कंप्यूटर्स की आइटम यहाँ पर दी गई हैं ₹80,000, तो इनको ओपनिंग रेट के ऊपर यहाँ पर कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि डेट ऑफ परचेज या रेट ऑफ परचेज के बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया है, इसलिए 40 से इस आइटम को डिवाइड किया है और ये $2000 की आइटम यहाँ पर बन गई है और डेबिट साइड में आप देख रहे हैं $2000। फिर फर्नीचर है। फर्नीचर को भी ओपनिंग रेट पर यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है। ₹7,200 का ये हमारा फर्नीचर है और इसको 40 से डिवाइड किया गया है और $180 आप यहाँ पर डेबिट साइड में देख रहे हैं। और फिर सभी आइटम्स को इस प्रकार से कन्वर्ट करने के उपरांत, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की आइटम तो पहले भी ट्रायल बैलेंस के बाहर ही लिखी गई थी, अब भी हम ट्रायल बैलेंस के बाहर ही उसको लिखेंगे और जो बाकी रिमेनिंग आइटम्स हैं सभी को हमने यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है। और अब डेबिट और क्रेडिट साइड के दोनों टोटल्स हम यहाँ पर करके देखेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पर ज़्यादा है, $12,500 यहाँ पर बनता है और डेबिट साइड में $45 की यहाँ पर कमी रह गई है। तो एक बैलेंसिंग फिगर के रूप में इस राशि को हम एक्सचेंज सस्पेंस अकाउंट में यहाँ पर डाल देंगे। डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये राशि डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट्स की वजह से आई है। तो $45 एक बैलेंसिंग फिगर के रूप में आइटम यहाँ पर डेबिट साइड में लिखी गई है और टोटल हमने दोनों साइड का यहाँ पर कर दिया है, $12,500 यहाँ पर बनता है। और फिर क्लोजिंग स्टॉक की आइटम है, तो ये करंट एसेट्स में आइटम लिखी जाती है और क्लोजिंग रेट इसके ऊपर हम लगाएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक की आइटम यहाँ पर ₹52,500 की है, तो उसको 42 से डिवाइड कर दिया है क्योंकि क्लोजिंग रेट ₹42 का है और $1,250 का अमाउंट आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट किया जाता है और कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस आप देख रहे हैं मुंबई ब्रांच का, और इसकी सहायता से हम ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो तैयार करेंगे। सबसे पहले हेडिंग यहाँ पर लिखा गया है ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2004। अब जो फिगर्स $डॉलर्स में हैं उन्हीं की सहायता से हम यहाँ पर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो टू ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर लिखा है $1,000 का, फिर टू परचेज लिखा है 5,000, टू वेजेज एंड सैलरीज लिखा है 500 और फिर बाय सेल्स लिखा है 6,500 और फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिखा गया है 1,250 और क्रेडिट साइड का टोटल यहाँ पर कर दिया है $7,750। और फिर ग्रॉस प्रॉफिट की आइटम यहाँ पर फाइंड आउट की जाएगी बैलेंसिंग फिगर के रूप में। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 1,250 ये ग्रॉस प्रॉफिट की आइटम है और जोड़ हमने यहाँ पर दिखा दिया है 7,750 का। और ग्रॉस प्रॉफिट को फिर आगे ब्रोड डाउन किया गया है क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोड डाउन 1,250। और फिर जो एक्सपेंसेस की आइटम्स हैं वो यहाँ पर रिकॉर्ड की गई हैं। टू रेंट रेट एंड टैक्सेस 625, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 125 और फिर नेट प्रॉफिट जो है उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया है हेड ऑफिस के अकाउंट में। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू हेड ऑफिस अकाउंट $500 और टोटल दोनों साइड का कर दिया है 1,250। तो इस प्रकार से हमारा ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार होगा। और अब हम बनाएंगे ब्रांच बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2004। तो एसेट्स में हम लिखेंगे बैंक बैलेंस $डॉलर में ये सभी राशियां दी हैं
1000, डेटर्स लिखेंगे 1500, बिल्स रिसीवेबल्स हैं 500, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं $25 के, क्लोजिंग स्टॉक है $1250, कंप्यूटर्स के लिए अमाउंट लिखा है 2000, फर्नीचर है $180, एक्सचेंज सस्पेंस अकाउंट जो हमने कैलकुलेट किया था ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त, जो कन्वर्टेड ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस रह गया था डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट उसका बैलेंस है इसलिए यहाँ पर एसेट साइड में इसको दिखाया गया है। तो $45 का ये यहाँ पर हमने एक्सचेंज सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस लिखा है। ये एसेट साइड्स की आइटम है। और फिर लायबिलिटी साइड में हम लिखेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज $750, क्रेडिटर्स का अमाउंट है 1250 और हेड ऑफिस का अकाउंट है न्यूयॉर्क ऑफिस अकाउंट। इसका बैलेंस जैसे क्वेश्चन में दिया गया था $4000 और उसमें नेट प्रॉफिट हमने ऐड किया है $500 और इस प्रकार से टोटल यहाँ पर कॉलम में लिख दिया है $4500। ये लायबिलिटीज साइड के आइटम्स हैं और दोनों साइड का टोटल हमने यहाँ पर कर दिया है $6500। तो इस प्रकार से ब्रांच बैलेंस शीट ये तैयार की जाएगी। और अब आज की क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जाम्स में किस प्रकार के थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं और किस प्रकार के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, उन पर हम एक नज़र यहाँ पर डालेंगे। सबसे पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में आप देख रहे हैं व्हाट इज ए फॉरेन ब्रांच, विदेशी शाखा क्या है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर बनता है, विदेशी शाखा के बारे में आपने यहाँ पर बताना है। ठीक इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन हम देख रहे हैं व्हाट इज एन एक्सचेंज सस्पेंस अकाउंट, विनिमय उचंती खाता किसे कहते हैं। तो विनिमय उचंती खाते के बारे में आपने बताना है कि जब ट्रायल बैलेंस को कन्वर्ट किया जाता है और दोनों साइड का जोड़ वहाँ पर नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में जो डिफरेंस है उसे हम एक्सचेंज सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। तो इसके बारे में आपने यहाँ पर बताना। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है, कई बार एग्जाम्स में देखने को मिलता है ये क्वेश्चन। और एक 15 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आप देख रहे हैं, एक्सप्लेन इन डिटेल द रूल्स रिलेटिंग टू कन्वर्जन ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ ए फॉरेन ब्रांच इन द करेंसी ऑफ हेड ऑफिस। विदेशी शाखा के ट्रायल बैलेंस को हेड ऑफिस की मुद्रा में परिवर्तन करने संबंधी नियमों को विस्तार से बताइए। तो ये नियम हमने बताने हैं कि किस प्रकार से ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को हेड ऑफिस की करेंसी में परिवर्तित किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट रहता है। और एक अनसॉल्व क्वेश्चन ये है, आपने इसे सोल्व करना है, आप इसे नोट कर लें। एन इंडियन कंपनी हैविंग इट्स हेड ऑफिस एट कोलकाता, भारतीय कंपनी है कोई, कोलकाता में इसका हेड ऑफिस है। हैज़ ए ब्रांच इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में ब्रांच है। द ट्रायल बैलेंस ऑफ द ऑस्ट्रेलिया ब्रांच एज ऑन 31 मार्च 2005 वाज एज फॉलोज। तो जो ऑस्ट्रेलियन ब्रांच है, जो ऑस्ट्रेलिया शाखा है, उसका ट्रायल बैलेंस यहाँ पर दिया गया है 31 मार्च 2005 को। तो यहाँ पर हम आइटम्स देख रहे हैं। फर्स्ट आइटम यहाँ पर लिखी गई है स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2004 को रहतिया ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर दिया गया है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में सभी अमाउंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। डेबिट साइड में ये ओपनिंग स्टॉक लिखा गया है $500। परचेजेज एंड सेल्स 6000 एंड 10,000, वेजेज एंड सैलरीज 800 डेबिट में लिखा गया है। रेंट 750, ये आइटम भी डेबिट में लिखी गई है। ऑफिस एक्सपेंसेस 400, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स 2500 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल्स 750 एंड 600, कैश एट बैंक 1000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और आगे आइटम लिखी है मशीनरी 2500, फर्नीचर 1200, कोलकाता ऑफिस अकाउंट ये क्रेडिट साइड में लिखा गया है 3800 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में। और टोटल दोनों साइड का यहाँ पर कर दिया गया है 16,400। और क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर यहाँ पर लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच ऑन 31 मार्च 2005 वाज ऑस्ट्रेलियन डॉलर 700। और फिर आगे लिखा है ऑस्ट्रेलियन ब्रांच अकाउंट इन कोलकाता ऑफिस बुक्स शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ ₹95,000
On 31st March 2004, the rates of exchange are as follows. Opening rate $1 Australian dollar is equal to ₹20. Closing rate $1 Australian dollar is equal to ₹24. Average rate $1 Australian dollar is equal to ₹22. तो ओपनिंग रेट यहाँ 20 रुपये का है, 20 रुपये में $1 मिलता है। क्लोजिंग रेट यहाँ पर हम देख रहे हैं 24 रुपये में $1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलता है और एवरेज रेट यहाँ पर दिया गया है ₹22 का। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस काउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ ऑस्ट्रेलियन ब्रांच इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। हेड ऑफिस की बुक्स में ऑस्ट्रेलियन ब्रांच का जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस काउंट है, बैलेंस शीट है, वो तैयार करनी है और ये क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आंसर्स भी दिए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने फॉरेन ब्रांचेस के बारे में यहाँ पर डिस्कस किए हैं, किस प्रकार से ब्रांच के ट्रायल बैलेंस को हेड ऑफिस की करेंसी में कन्वर्ट किया जाता है और जो डिफरेंस आता है उसे हम एक्सचेंज सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और इसके साथ साथ हमने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ पर सोल्व किया है। इस आशा और उम्मीद के साथ कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हैव ए नाइस एंड वंडरफुल डे। जय हिंद।